दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं जो कि गोवा शिपयार्ड की तरफ से है। दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 253 स्ट्रक्चरल फिटर और अन्य पदों पर परमानेंट वैकेंसी की अधिसूचना जारी की है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इस वैकेंसी में 29 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है इस वैकेंसी की पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितने पदों पर वैकेंसी है, किन किन कैटेगरी में ये वैकेंसी निकाली गई है, सैलरी क्या मिलेगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों गोवा शिपयार्ड ने टोटल 253 पदों पर वैकेंसी की अधिसूचना जारी की है और इस वैकेंसी में आप 29 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब एक परमानेंट जॉब है जो कि सीधी भर्ती है। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की डिटेल। दोस्तों इस वैकेंसी में नंबर 1 पोस्ट असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है जो कि एसटी के लिए है। सैलरी आपको इसमें 21,000 से 70,000 रुपए दी जाएगी। नंबर 2 स्ट्रक्चरल फिटर की 34 पोस्ट है जिसमें एससी की 1, एसटी की 4, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 4, यूआर की 23। इस तरह से टोटल 34 पोस्ट स्ट्रक्चरल फिटर की निकाली है और इसमें सैलरी आपको 15,100 से 53,000 रुपए दी जाएगी। नंबर 3 रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की 2 पोस्ट हैं, एक ओबीसी की और एक यूआर कैंडिडेट्स की। सैलरी आपको 15,100 से 53,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। नंबर 4 वेल्डर की 12 पोस्ट निकली है जिसमें एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर कैंडिडेट्स की 5, पीडब्ल्यूबीडी ओएच कैंडिडेट्स की 2। इस तरह से टोटल 12 पोस्ट वेल्डर की निकली है। सैलरी इसमें आपको 15,100 रुपए से 53,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। नंबर 5 3G वेल्डर की टोटल 10 पोस्ट है जिसमें एसटी की 1, ओबीसी की 2 और यूआर कैंडिडेट्स की 7 है। सैलरी इसमें आपको 15,100 रुपए से 53,000 रुपए दी जाएगी। नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की यहाँ पर 16 पोस्ट है जिसमें एसटी की 2, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, यूआर कैंडिडेट्स की 10। इस तरह से टोटल 16 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की निकली है। सैलरी इसमें आपको 15,100 रुपए से 53,000 रुपए दी जाएगी। नंबर 7 इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की 11 पोस्ट है जिसमें एसटी की 1, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर कैंडिडेट्स की 7 है। सैलरी इसमें आपको 15,100 से 53,000 रुपए दी जाएगी। नंबर 8 प्लम्बर की 2 पोस्ट है जिसमें यूआर की 1 और पीडब्ल्यूबीडी वीएच कैंडिडेट्स की 1 और सैलरी इसमें 14,600 से 48,500 रुपए दी जाएगी। नंबर 9 मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की एक पोस्ट है वो भी यूआर कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी इसमें आपको 14,600 से 48,500 रुपए दी जाएगी। नंबर 10 प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर की एक पोस्ट है जो कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। सैलरी इसमें आपको 14,600 से 48,500 रुपए दी जाएगी। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की 7 पोस्ट है जिसमें एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर कैंडिडेट्स की 3, पीडब्ल्यूबीडी एचएच कैंडिडेट्स की 1, पीडब्ल्यूबीडी वीएच कैंडिडेट्स की 1 और सैलरी इसमें 15,600 से 57,500 रुपए दी जाएगी। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट की 4 पोस्ट है जिसमें एसटी की 1, ओबीसी की 1 और यूआर कैंडिडेट्स की 2 और सैलरी इसमें आपको 15,600 से 57,500 रुपए दी जाएगी। इसके बाद स्टोर असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। सैलरी इसमें आपको 15,100 से 53,000 रुपए दी जाएगी। इसके बाद यार्ड असिस्टेंट की 10 पोस्ट है जिसमें ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर कैंडिडेट्स की 5, पीडब्ल्यूबीडी वीएच कैंडिडेट्स की 2 और पीडब्ल्यूबीडी एमएच कैंडिडेट्स की 2 और सैलरी इसमें 15,100 से 53,000 रुपए दी जाएगी। इसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसेस मैकेनिकल की 2 पोस्ट है जिसमें यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। सैलरी इसमें 16,600 से 63,500 रुपए दी जाएगी। इसके बाद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की एक पोस्ट है जो कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। सैलरी इसमें आपको 16,600 से 63,500 रुपए दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल की 8 पोस्ट है जिसमें एसटी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर कैंडिडेट्स की 3, पीडब्ल्यूबीडी एचएच कैंडिडेट्स की 1, पीडब्ल्यूबीडी वीएच कैंडिडेट्स की 1 और सैलरी इसमें 16,600 से
63,500 रुपये दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल की 7 पोस्ट है, एसटी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर की 4। सैलरी इसमें 16,600 से 63,500 रुपये दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल मैकेनिकल की 12 पोस्ट है, जिसमें एसटी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2 और यूआर कैंडिडेट्स की 7 और पीडब्ल्यूबीडी वीएच कैंडिडेट्स की 1 और सैलरी इसमें 16,600 से 63,500 रुपये दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल की 5 पोस्ट है, जिसमें एसटी की 1, ओबीसी की 1, यूआर कैंडिडेट्स की 2, पीडब्ल्यूबीडी वीएच कैंडिडेट्स की 1 और सैलरी इसमें 16,500 से 63,500 रुपये दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 पोस्ट है, जिसमें एसटी की 1, ओबीसी की 1, यूआर कैंडिडेट्स की 3। सैलरी इसमें 16,600 से 63,500 रुपये आपको दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 21 पोस्ट है, जिसमें एसटी की 1, एसटी की 2, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2 और यूआर कैंडिडेट्स की 12 और सैलरी इसमें 16,600 से 63,500 रुपये आपको दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 15 पोस्ट है, जिसमें एसटी की 2, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर कैंडिडेट्स की 8 और सैलरी इसमें 16,600 से 63,500 रुपये आपको दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 पोस्ट है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर की 4। सैलरी इसमें आपको 16,600 से 63,500 रुपये दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग की 21 पोस्ट, जिसमें एससी की 1, एसटी की 4, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 3 और यूआर की 8। सैलरी इसमें आपको 16,600 से 63,500 रुपये दी जाएगी। इसके बाद सिविल असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, जो कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। सैलरी इसमें आपको 16,600 से 63,500 रुपये दी जाएगी। इसके बाद ट्रेनी वेल्डर की 10 पोस्ट है, जिसमें एसटी की 1, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2 और यूआर की 5 है और इसमें चयनित उम्मीदवारों को शुरू में 2 वर्षों के लिए प्रशिक्षण अवधि पर रखा जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें पहले वर्ष के दौरान 7,000 रुपये प्रति माह और दूसरे वर्ष के दौरान 7,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अवशोषण पर उन्हें रखा जाएगा और 15,100 रुपये से 53,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके बाद ट्रेनी जनरल फिटर की 3 पोस्ट है, जिसमें एसटी की 1 और यूआर की 2 है। इसमें भी चयनित उम्मीदवारों को शुरू में 2 वर्षों के लिए प्रशिक्षण अवधि पर रखा जाएगा, जिसमें पहले साल 7,000 रुपये और दूसरे साल 7,500 रुपये दिया जाएगा और सैलरी इसके बाद 15,100 रुपये से 53,000 रुपये दी जाएगी। इसके बाद अनस्किल्ड की 20 पोस्ट है, जिसमें एससी की 1, एसटी की 2, ओबीसी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 2 और यूआर कैंडिडेट्स की 13, पीडब्ल्यूबीडी एचएच कैंडिडेट्स की 1 है। सैलरी इसमें 10,100 से 35,000 रुपये दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अपर एज लिमिट के बारे में। एससी एसटी के लिए 38 साल, ओबीसी के लिए 36 साल, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैंडिडेट्स के लिए 33 साल, पीडब्ल्यूबीडी यूआर कैंडिडेट्स के लिए 43 साल, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 48 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 46 साल और भारत सरकार के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो योग्यता मांगी गई है वो है डिग्री स्तर पर अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातक की डिग्री या तो अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा या इसके विपरीत। आवश्यक कार्य का अनुभव भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत क्रियात्मक और गैर क्रियात्मक साहित्य के अनुवाद का कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है और कोंकणी और मराठी भाषाओं का ज्ञान वांछनीय है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल फिटर की। इसमें आवश्यक शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करते हैं तो उम्मीदवार के पास स्ट्रक्चरल फिटर और फिटर जनरल शीट मेटल वर्कर ट्रेड में आईटीआई और एनसीटीवीटी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। नंबर 2, उम्मीदवार के पास इस लाइन में कम से कम 2 साल का अनुभव होना आवश्यक है। नंबर 3, जिन उम्मीदवारों ने मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आदि जैसे शिपयार्ड से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी कि NAC प्राप्त किया है या सार्वजनिक क्षेत्र निजी शिपयार्ड नौसेना कार्यशालाओं में प्रासंगिक कार्य अनुभव है और हथियार गहन जहाजों पर काम किया है, उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास रेफ्रिजरेशन और एसी मैकेनिक के ट्रेड में ITI और NCTBT या ITI होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास इस लाइन में कम से कम 2 साल का कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक प्रशिक्षण का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र या एक प्रतिष्ठित जहाज निर्माण में रेफ्रिजरेटर, AC और विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेटरों की स्थापना, मरम्मत, रख रखाव और कमीशनिंग और जहाजों में इस्तेमाल होने वाले AC को संभालने के लिए अधिकृत लाइसेंस होना अनिवार्य है। उद्योग या समकक्ष को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं वेल्डर की। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास वेल्डर के ट्रेड में ITI और NCTBT या ITI होना अनिवार्य है। आपके पास में वेल्डर के लिए कम से कम 2 साल का कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों ने मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आदि जैसे शिपयार्ड से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या सार्वजनिक क्षेत्र निजी शिपयार्ड नौसेना कार्यशालाओं में प्रासंगिक कार्य का अनुभव है और हथियार गहन जहाजों पर काम किया है, उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 5, 3G वेल्डर की योग्यता के बारे में बात करते हैं। उम्मीदवार के पास वेल्डर के व्यापार में ITI और NCTBT या ITI होना आवश्यक है और किसी अधिकृत सक्षम एजेंसी या सरकारी संगठन द्वारा 3G वेल्डिंग में प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। उम्मीदवार के पास कम से कम 2 साल के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। उम्मीदवार जो मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आदि जैसे शिपयार्ड से आए हैं या सार्वजनिक क्षेत्र निजी शिपयार्ड नौसेना कार्यशालाओं में प्रासंगिक कार्य का अनुभव रखते हैं और हथियार गहन जहाजों पर कार्य करते हैं, उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बारे में। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI और NCTBT या ITI होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास इस लाइन में कम से कम 2 साल के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के बारे में। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में SSC और ITI होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास विद्युत परियोजनाओं रख रखाव में इलेक्ट्रीशियन के रूप में 2 साल के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में प्रशिक्षित किया गया हो और उसके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण का राष्ट्रीय प्रमाण पत्र हो या उसके पास बिजली के उपकरण प्रतिष्ठानों को संभालने के लिए अधिकृत लाइसेंस हो। सक्षम प्राधिकारी अर्थात गोवा सरकार के लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा वायरमैन लाइसेंस को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं प्लम्बर की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास प्लम्बर ट्रेड में SSC और ITI होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास इस लाइन में 2 साल के कार्य का अनुभव होना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं मोबाइल क्रेन ऑपरेटर के बारे में। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास SSC और हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास इस लाइन में 2 साल के कार्य का अनुभव होना जरूरी है। ट्रक ट्रेलर चलाने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर की पोस्ट के लिए। इसके लिए आवेदक के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ में SSC होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास इस लाइन में कम से कम 1 साल का अनुभव होना आवश्यक है। उम्मीदवार को अपने व्यापार में कुशल होना चाहिए और अपने व्यापार से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में सक्षम होना चाहिए, उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं कुक की पोस्ट के लिए। तो आवेदक के पास SSC होना आवश्यक है। किसी भी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, लघु या मध्यम उद्योग, होटल आदि में खाना पकाने का कम से कम 2 साल का अनुभव होना आवश्यक है और सशस्त्र बल, कुकरी, स्टीवर्ड ट्रेनिंग स्कूल से योग्यता रखने वाले और अग्रणी सीमेन समकक्ष रैंक रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे आवश्यक योग्यता और अनुभव को पूरा करते हों। उम्मीदवारों को भारतीय, महाद्वीपीय, चीनी भोजन की विभिन्न किस्मों को पकाने में सक्षम होना आवश्यक है। अधिकारियों के लंच, डिनर के दौरान टेबल रखना, भोजन की आवश्यकता का अनुमान लगाना, औद्योगिक कैंटीन, लंच रूम के लिए आवश्यक दैनिक वस्तुओं के खातों का उचित रिकॉर्ड रखना और विशेष अवसरों पर छोटी पार्टियों, लंच रूम, गेस्ट हाउस की सूची का रिकॉर्ड रखें। रजिस्टर में अतिथि की प्रविष्टि करें
और इन हाउस गेस्ट आदि का बिल तैयार करें। गोवा के व्यंजनों का अनुभव ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को इस पोस्ट के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स के साथ किसी भी विषय में डिग्री होनी अनिवार्य है। कंप्यूटर में बीसीए, बीएससी के मामले में कंप्यूटर एप्लीकेशन में अलग सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है और उम्मीदवार के पास इस लाइन में कम से कम 1 साल के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। चलिए बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस इंटरनल ऑडिट की पोस्ट के लिए। इसके लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स के साथ कॉमर्स में डिग्री होना आवश्यक है और 1 साल का कम से कम कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आवेदक के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। कंप्यूटर में बीसीए, बीएससी के मामले में कंप्यूटर एप्लीकेशन में अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है और साथ ही 1 साल के कार्य का अनुभव होना भी आवश्यक है। अब बात करते हैं यार्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए आवेदक के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है। कंप्यूटर में बीसीए, बीएससी के मामले में कंप्यूटर एप्लीकेशन में अलग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और साथ में 1 साल के कार्य का अनुभव होना जरूरी है। अब बात करते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसेस मैकेनिकल की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है और उम्मीदवार के पास किसी कारखाने, विनिर्माण क्षेत्र, कॉलेज, तकनीकी में टीचिंग लाइन में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। चलिए बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना आवश्यक है। संबंधित अतिरिक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और मेडिकल लेबोरेटरी में काम करने का कम से कम 3 साल का इस पोस्ट के लिए अनुभव मांगा गया है। अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स मैकेनिकल की पोस्ट के लिए। तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है। स्टोर, इन्वेंटरी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में कम से कम 2 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव मांगा गया है और सामग्री, रसद, खरीद, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अतिरिक्त योग्यता प्रमाणन वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है। स्टोर, इन्वेंटरी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में कम से कम 2 साल के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। सामग्री, रसद, खरीद, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अतिरिक्त योग्यता प्रमाणन वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल मैकेनिकल की पोस्ट के लिए। तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है। इस लाइन में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव, वाणिज्यिक खरीद और खरीद प्रक्रियाओं से संबंधित प्रणालियों का एक्सपोजर और उनका ज्ञान होना आवश्यक है। वाणिज्यिक सामग्री, रसद, खरीद, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अतिरिक्त योग्यता प्रमाणन वाले उम्मीदवारों को इस पोस्ट के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। इसके लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है। इस लाइन में 2 साल का कार्य का अनुभव, वाणिज्यिक खरीद और खरीद प्रक्रियाओं से संबंधित प्रणालियों का एक्सपोजर और ज्ञान होना आवश्यक है और वाणिज्यिक सामग्री, रसीद, खरीद, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अतिरिक्त योग्यता प्रमाणन वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कम से कम 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है। इस लाइन में 2 साल के कार्य का अनुभव, वाणिज्यिक खरीद और खरीद प्रक्रियाओं से संबंधित प्रणालियों का एक्सपोजर का ज्ञान, वाणिज्यिक सामग्री, रसद, खरीद, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अतिरिक्त योग्यता प्रमाणन वाले उम्मीदवारों को इस पोस्ट के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की पोस्ट के लिए। इसके लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास इस लाइन में कम से कम 2 साल के कार्य का अनुभव और ऑटोकैड पर कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए इसमें उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवेक्षी लाइसेंस अर्थात गोवा सरकार के सरकारी लाइसेंसिंग बोर्ड ऑटोकैड पर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए बात करते हैं। तो इसमें उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है। साथ ही 2 साल के कार्य का अनुभव भी होना चाहिए और ऑटोकैड पर काम करने की योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है और साथ ही 2 साल के कार्य का अनुभव भी होना चाहिए और ऑटोकैड पर कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद सिविल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल का पूर्णकालीन डिप्लोमा होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास इस लाइन में कम से कम 2 साल के कार्य का अनुभव होना चाहिए। बड़ी निर्माण कंपनियों, समुद्री निर्माण कंपनियों के साथ सिविल निर्माण कार्य में अनुभव भी आवश्यक है। इसके बाद ट्रेनी वेल्डर की पोस्ट के लिए उम्मीदवार के पास वेल्डर के ट्रेड में आईटीआई और एनसीटीबीटी या आईटीआई होना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवार प्रारंभ में 2 साल के लिए प्रशिक्षण अवधि पर होंगे, जिसमें पहले साल उन्हें 7,000 रुपये, दूसरे साल उन्हें 7,500 रुपये दिया जाएगा। उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण अवधि उम्मीदवारों को रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन W5 ग्रेड में नियमित आधार पर वेल्डर के रूप में 15,100 से 53,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद ट्रेनी जनरल फिटर की पोस्ट के लिए बात करते हैं। तो इसमें उम्मीदवार के पास फिटर जनरल में आईटीआई और एनसीटीबीटी या आईटीआई होना आवश्यक है। चयनित उम्मीदवार प्रारंभ में 2 साल के लिए प्रशिक्षण अवधि पर रखे जाएंगे, जिसमें पहले साल उन्हें 7,000 रुपये, दूसरे साल 7,500 रुपये दिया जाएगा और उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण अवधि उम्मीदवारों को रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन नियमित आधार पर W5 ग्रेड यानी कि 15,100 रुपये से 53,000 रुपये में सामान्य फिटर के रूप में अवशोषित किया जा सकता है। और इसके बाद अनस्किल्ड पोस्ट के लिए इसमें उम्मीदवार के पास एसएससी होना आवश्यक है और 1 साल के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है और साथ में आईटीआई उम्मीदवारों को इसमें वरीयता दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अब इसमें कुछ आवेदन करने के दिशा निर्देशों के बारे में। तो दोस्तों, इसमें दिया गया है कि हमारी वेबसाइट www.goashipyard.in पर जाएं और कैरियर लिंक के अंतर्गत GSL कैरियर लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें और उस पद का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड और विज्ञापन के नियमों और शर्तों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी जेपीजी या पीडीएफ के रूप में अपने पास में रखें, जिसमें नंबर 1 है पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो बिना किसी बाधा के और फाइल की साइज 450 केबी से कम होना चाहिए। नंबर 2, उम्मीदवार के हस्ताक्षर काली स्याही से सफेद कागज पर होने चाहिए। हस्ताक्षर डिजिटल नहीं होने चाहिए। इसे कागज पर पेन के साथ अपने स्वयं के हस्ताक्षर स्कैन कॉपी की जानी चाहिए और इसकी फाइल की साइज 450 केबी से कम होनी चाहिए। नंबर 3, फाइल के डिमांड ड्राफ्ट की साइज 500 केबी से कम होनी चाहिए। नंबर 4, जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में एसएससी प्रमाण पत्र की स्कैन की गई फोटोकॉपी 500 केबी से अधिक की साइज की नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, शैक्षिक योग्यता मार्कशीट और डिग्री की स्कैन कॉपी 1 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, जाति या विकलांगता प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी 500 केबी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और नंबर 7, अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी 1 MB से अधिक की नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन के संबंध में उम्मीदवारों के लिए कुछ अन्य जानकारी के बारे में, जिसमें नंबर 1, डीडी डिमांड ड्राफ्ट जारी होने की तारीख से 3 महीने के लिए वैध है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि डीडी बनाने के बाद जल्द से जल्द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को मूल डिमांड ड्राफ्ट जमा या पोस्ट करें। नंबर 2,
ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के अंत में एक बार जब उम्मीदवार नियम और शर्त चेक बॉक्स की जांच करता है और सबमिट के बटन पर क्लिक करता है, तो उम्मीदवार को अपने आवेदन विवरण को संपादित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और नंबर थर्ड, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण के बाद अपने सिस्टम से ऑनलाइन आवेदन पत्र के 2 प्रिंट आउट लें और इसकी एक प्रति सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को भेजें और दूसरी प्रति फ्यूचर के लिए आपके पास सुरक्षित रखें। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति प्रिंट करने और उम्र, अनुभव, योग्यता, श्रेणी और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी मूल डिमांड ड्राफ्ट के साथ संलग्न करने की आवश्यकता है और इसे आपको पोस्ट करना है, जो कि एड्रेस है CGM HR&A HR डिपार्टमेंट DR BR अंबेडकर भवन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डिगामा, गोवा 403802। ये एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन 29 मार्च 2022 को रात के 12 बजे से खुलेगा और 28 अप्रैल 2022 को शाम की 5 बजे बंद हो जाएगा। यानी कि इस वैकेंसी में आप 29 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं और 28 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्रासंगिक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में मूल डिमांड ड्राफ्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 मई 2022 को या उससे पहले है। तो ये थी दोस्तों गोवा शिपयार्ड की तरफ से 253 स्ट्रक्चरल फिटर और अन्य पदों पर निकाली गई भर्ती की पूरी जानकारी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि गोवा शिपयार्ड ने 253 पदों पर अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप इस वैकेंसी में 29 मार्च 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 28 अप्रैल 2022 है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें।